अब बात करेंगे भारत बांग्लादेश बॉर्डर की, जहां पाकिस्तानी बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुस रहे हैं। किन किन रास्तों से बॉर्डर पर जाना है, किस किस वक्त बीएसएफ वाले बॉर्डर पर नहीं होते हैं, सब कुछ पाकिस्तानी कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों का बॉर्डर लगता है। पाकिस्तानी हर भारतीय राज्यों के बॉर्डर पर जा रहे हैं, वहां पर सिक्योरिटी का इंतजाम देख रहे हैं। जो बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करके भारत आते जाते हैं, 3 पाकिस्तानी बांग्लादेश से अलग अलग रास्ते से हिंदुस्तान में आए। बांग्लादेश से किस रास्ते से कैसे छिपकर भारत में घुसपैठ कर सकते हैं, इसका वीडियो प्रूफ पाकिस्तान को दिया। एक बयान आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे खूबसूरत लेक देख सकते हैं, इसका नाम क्या है भाई साहब? मादापुल लेक इसका नाम है। और अभी दिन के 2:30 बजने वाले हैं, मतलब 3 बज गए हैं। और अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर इंडिया का बॉर्डर है, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ इंडिया बॉर्डर की तरफ, और यहाँ पर मुझे एक भाई साहब मिला है और ये पाकिस्तान से कुछ कहना चाहता है। जी ब्रदर, क्या कहना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान पे सवाई मुबारक सलाम है। इसलिए इमरान खान बहुत अच्छे प्रेसिडेंट हैं, तो हम लोग इमरान खान में सपोर्ट करना है। मेरे तो ये नहीं तो इमरान खान के लिए मैं जान देता हूँ। ये भाई साहब कह रहे हैं मैं इमरान खान के लिए अपनी जान भी दे सकता। बांग्लादेशी भाई है, मकबूलियत मुलाहिजा कीजिए भाई साहब। भाई साहब इंडिया का बॉर्डर यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है और मैं अभी पिछले 30 मिनट से चल रहा हूँ, लेकिन ये 8 किलोमीटर मुकम्मल नहीं होते। उसकी वजह ये नज़ारे हैं, ये जो अभी आप देख रहे हैं। अब बांग्लादेश में जाकर एक पाकिस्तानी ब्लॉगर ये काम कर रहा है। हम अभी तक ये केवल चर्चा करते थे अजीत जी कि कितना पोरस हमारा बॉर्डर है, ये पाकिस्तानी ब्लॉगर दिखा रहा है। ये हो क्या रहा है? ये तो बहुत खतरनाक है। ये बहुत ज्यादा भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। जहां भी पोरस बॉर्डर है, अभी हम लोगों ने बताया कि 5 देशों के साथ सीमा लग रही है, अगर बांग्लादेश के 5 राज्यों के साथ हमारे, तो उन हर जगह कहीं ना कहीं बॉर्डर खुला हुआ है। बांग्लादेश में भी 600 किलोमीटर से ज्यादा खुला हुआ है, जबकि वहां 2200 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश का है जो पश्चिम बंगाल के साथ लग रहा है। उसमें 600 किलोमीटर से ज्यादा खुला हुआ है। इतना बड़ा एरिया होता है वो, और बाकी राज्यों में भी खुला हुआ है, बिहार में भी खुला हुआ है। तो उन खुले हुए इलाकों से पाकिस्तान के लोग गए, बांग्लादेश आराम से चले गए, क्योंकि वहां तो ISI के अपने ठिकाने हैं। वहां गए और वहां से भारत की सीमा में घुस गए। ये नेपाल की सीमा आप देखिए, वो भी पोरस बॉर्डर है, और सबसे ज्यादा हमारे लिए जो आरक्षित सीमा है वो नेपाल की है। पाकिस्तान से लोग नेपाल जाते हैं और नेपाल से भारत की सीमा में घुस जाते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं बांग्लादेश की सीमा पर। ब्लॉगिंग का कुछ अलग सा उद्देश्य आप देखते हैं क्या? देखिए, ये तो आपने कई लोगों को इसने रास्ता दिखा दिया। हाँ भाई, एक तो ब्लॉगर गया, आपने मान लीजिए इसको हम लोग ये भी माने इनोसेंटली कि बड़ा मासूम सा है, ये अपने व्यूज और लाइक्स के लिए कर रहा है, लेकिन ये तो रास्ता दिखा रहा है। कौन जानता है कि ये हो सकता है कि किसी खुफिया एजेंसी का एजेंट हो, मिलिट्री का आदमी हो, जा करके बना रहा है इसने, और ये बताया कि यहाँ से यहाँ तक ये बॉर्डर खुला हुआ है और लोग वहां से घुसे जी। तो ये भी संभावना है ना ये। और ये सब चीजें नेपाल की तरफ से हो रही हैं। बिहार में जो हमारे नेपाल से जो बिहार की सीमा लगती है, वहाँ कई इलाके ऐसे हैं जिनकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा जैसी स्थिति हो गई है। पेट्रोल भराने आ जाते हैं। हाँ, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसी आबादी, मतलब स्थिति हो गई है। चंदनबाड़ी ढाका का एक इलाका है, आप वहाँ जाकर के देखिए, मुर्शिदाबाद और मालदा और किशनगंज अररिया टाइप की स्थिति हो गई। इसलिए क्यों बार बार देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ये कह रहे थे कि हमारी सीमा पर बाड़ेबंदी करना बहुत 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 जरूरी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ब्लॉग्स आप देख रहे हैं। केंद्र सरकार सुपर एक्शन मोड में है। सरकार अब सिर्फ पारंपरिक सैन्य निगरानी तक सीमित नहीं रहना चाहती। देश के बॉर्डर पर खतरों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने मिशन बॉर्डर रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के बीकानेर बॉर्डर के बाद अब गुजरात के कच्छ क्षेत्र के हरामी नाला पहुंचे। ये दौरा केवल सीमा चौकियों का जायजा भर नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार की नई सीमा सुरक्षा नीति का संकेत माना जा रहा है। यहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर सिक्योरिटी पर मीटिंग की। अमित शाह ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। कहा, बंगाल में बॉर्डर पर फेंसिंग ना होना सुरक्षा में बड़ी चूक थी। अब जमीन मिलने से घुसपैठ पर रोक लगेगी। एक बयान आप सुने अमित शाह का। बंगाल की अधूरी बॉर्डर फेंसिंग, भौगोलिक परिस्थिति तो हम बदल नहीं सकते, मगर जहां जमीन है, बॉर्डर फेंस बन सकती है, वहां पर भी हमें अब तक जमीन नहीं। कुछ दिन पहले ही बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है।
और मुख्यमंत्री जी ने एक ही सप्ताह के अंदर फेंसिंग के लिए सारी भूमि देने का फैसला सैद्धांतिक रूप से कर दिया है और कुछ जमीन तो देने का भी काम किया है। पश्चिम बंगाल के हकीमपुर चेक पोस्ट से घुसपैठिए खुद वापस जा रहे हैं। एक तस्वीर वो भी आपको दिखा दें। बांग्लादेशी नागरिक खुद ही चेक पोस्ट पर इकट्ठा हो रहे हैं ताकि वे अपने देश वापस लौट सकें। शुभेंदु सरकार ने अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए सभी जिलों में विशेष होल्डिंग और डिटेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की। नई सरकार के इस मॉडल को देखते हुए घुसपैठिए खुद ही पश्चिम बंगाल से जा रही हैं। चेक पोस्ट पर पहुंचे हुए लोग बीएसएफ के पास अपने बायोमेट्रिक रिकॉर्ड दर्ज करा रहे हैं, दस्तावेज की जांच करा रही हैं ताकि कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें बांग्लादेश भेजा जा सके। तो अब ये तीनों खबरें आपस में जुड़ती हुई हैं। सचिन जी, पहली बात तो ये कि कितनी आसानी से कोई पाकिस्तानी ब्लॉगर बांग्लादेश में जाकर भारत की सीमा पर आकर खड़ा होकर दिखाए और कि कितना आसान है यहां से इन्फिल्ट्रेट कर जाना। दूसरी खबर ये कि जो अमित शाह कर रहे हैं कि इस वक्त सभी सीमा को किस तरीके से आप चाक चौबंद और मजबूत बॉर्डर आपका दिखाई दे उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और जो फिर घुसपैठिए हैं उन्हें आप कह रहे हैं टाटा बाय बाय, निकलो यहां से। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि आईएसआई का नेटवर्क बांग्लादेश में पहले से था, लेकिन ये जो ब्लॉगर जाके दिखा रहा है ये भी दिखा रहा है कि 71 के बाद जो एक कटुता थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, जिस तरीके से उनके ऊपर ज्यादती की गई, मास रेप के इंसिडेंट हुए थे, सब कुछ हुए थे, अभी ऐसा लग रहा है कि एक सद्भाव आ गया है। पाकिस्तान नॉर्मलाइज हो गया, बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया है कि आप आइए यहाँ पे देखिए, बांग्लादेश को समझिए। तो ये भी दिखाता है कि शेख हसीना वाजिद के बाद जो मोहम्मद यूनिस के बाद जो अभी तक की सरकार है उसमें पाकिस्तान को लेके ये केवल खुफिया ताकतों का और उनका ही नहीं बल्कि आम नागरिकों का भी चहल पहल हो रहा है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। दूसरी बात देखिए, जो हमारे यहाँ पहले से कहा जाता था कि जो डेमोग्राफी बढ़ रही है, आज़ादी से लेकर अभी तक आप जनगणना देखिए तो उसमें जो कई सीमावर्ती राज्यों में जो संख्या खासकर मुस्लिम लोगों की बढ़ रही है, तो हमेशा ये कहा था कि अरे वो तो गरीबी के कारण हो रही है, गरीबी तो हर जगह थोड़े ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनके पास उतनी समझ नहीं है। ये दिख रहा है कि ये कृत्रिम वृद्धि है, आर्टिफिशियल चेंज है डेमोग्राफी की तरफ इशारा निश्चित तौर पे, और वो पोरस बॉर्डर आपको दिख भी रहा है, तो उसके लिए करना है। और जो एक इकोनॉमिक इंसेंटिव था जो घुसपैठियों का, एक तो आतंकवादी और उग्रवादी आते हैं, दूसरे वो आते हैं कि चलो वहां पे चले आते हैं कि वहां पे राशन कार्ड मिल जाएगा, वोटर कार्ड मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगा, रहने लगेंगे, काम करने लगेंगे। जब वो इंसेंटिव खत्म करके आप पनिशमेंट का डर दिखना शुरू होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो पुश फैक्टर होना शुरू होता है। पुल फैक्टर खत्म हो गया, सीपीएम के जमाने से पुल फैक्टर था, टीएमसी ने और ज्यादा उस पुल फैक्टर को बढ़ाया क्योंकि आपको लगा वो आएंगे, वोटर बन जाएंगे तो वोट हमें मिलेगा। ये असम में भी चला, यहां भी चला। अब क्या हो रहा है कि पुल फैक्टर है क्योंकि डर है तो खुद से लोग जा रहे हैं, तो जाने दीजिए उनको। तो कुल मिला के जो आपका डेमोग्राफिक चेंज है वो आर्टिफिशियल है, वो सोशियो इकोनॉमिक रीजन से, गरीबी के कारण, अनपढ़ी के कारण या समझ नहीं है उसकी कमी के कारण, वो बात नहीं है, कृत्रिम वृद्धि है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरा। बॉर्डर बंदी क्यों जरूरी है और क्यों पिछली सरकारें नहीं करती रही, ये बातें अब और खुलकर सामने आ रही हैं क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है। और उत्तर प्रदेश की बात इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि अब यहां पर मिशन 2027 चल रहा है। बीजेपी इस तैयारी में जुटी हुई है, सूबे के लोगों को उनके वोट की ताकत और उससे हुआ बदलाव याद दिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में आयोजित एक जनसभा के दौरान वोट की ताकत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, आपका एक वोट 500 सालों की गुलामी के कलंक को धोकर श्री अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर देता है। यूपी में माफिया को मिट्टी में मिलाकर प्रदेश को उपद्रव मुक्त बनाता है। यही आपके एक वोट की ताकत है। आपका एक वोट, आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। ये वोट की ताकत है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट बेटी और व्यापारी की सुरक्षा कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है। आपने अच्छा किया, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। अब यूपी के बाहर आप जाएंगे तो कोई आपसे दूरी नहीं बनाता है। अब आप
यूपी के बाहर कहीं जाएंगे, कहेंगे मैं यूपी का हूं। अगर सामने 100 लोग होंगे, अगर पहले लोग 10 कदम पीछे जाते थे, अगर वो 10 कदम आज आपके पास आकर के उसकी इच्छा होती है कि इसको गले से लग लूं मैं, क्योंकि आज यूपी का सम्मान बढ़ा है। अखिलेश यादव भी 27 में अपनी सियासी जमीन वापस पाने की कोशिश में है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी का मुख्य फोकस 27 के विधानसभा चुनाव पर होना चाहिए। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार कन्नौज की तीनों विधानसभा समाजवादी पार्टी के पाले में ही आएगी। कन्नौज जिला समाजवादी पार्टी का मजबूत किला रहा है, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां तीनों सीटों पर जीत हासिल की थी। 24 की लोकसभा चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट से खुद अखिलेश यादव चुनाव जीते थे। हम लोगों को 2027 के चुनाव की तैयारी रखनी है और कन्नौज में तीनों सीटें जीतनी हैं। सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके जा रही है यहाँ से। अब दोनों बातें हैं अजीत जी। पहली बात तो यह है कि हर एक वोट जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक बात है, हर एक वोट जरूरी हो। और योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि हर हिंदू का वोट जरूरी है। उनको वो 80-20 की बात तो वो हमेशा कहते रहे ना, तभी तो जो बातें उन्होंने याद दिलाई, उन बातों में से क्या निष्कर्ष निकालिएगा? आपकी मंदिर बन जाता है अयोध्या में, हालांकि वो वोट की ताकत से तो बाद में बना, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद जो है बनने का रास्ता साफ हुआ। लेकिन ये बात ठीक है, जो वो बनारस में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन जाता है। फिर उन्होंने कहा कि माफिया खत्म हो जाता है, तो माफिया के खत्म होने का भी तो सबको पता है कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इस टाइप के ही माफिया की बात होती है। बाकी तो माफिया जो है सुहाई। लेकिन ये एक बड़ी हैरानी की बात थी कि वो उत्तर प्रदेश की उपराष्ट्रीयता की बात क्यों मुख्यमंत्री कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश तो राष्ट्र है ना, उत्तर प्रदेश तो भारत है। और उत्तर प्रदेश से कभी किसी को बिहार के प्रति तो एक रही भी थी एक घृणा, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रति तो कभी नहीं रही। उत्तर प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री आते थे, 7-8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो तो अपने आप में एक राष्ट्र है ना। तो उत्तर प्रदेश की उपराष्ट्रीयता का कोई मतलब नहीं है। हिंदुत्व की बात का मतलब है, हिंदुत्व के वोट की आपको जरूरत है, हिंदू के वोट की जरूरत है। उसका एक एक वोट आपको जरूरी इसलिए लगता है क्योंकि हिंदू का एक बड़ा वोट अभी भी समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को जाता है। मतलब वो चाहे दलित का वोट जाता हो बहुजन समाज पार्टी को, या यादव का वोट जाता हो समाजवादी पार्टी को, वो जाता है। तो आपको वो वोट, उसका भी कुछ हिस्सा अपने पाले में ले आना है। तो इसलिए हिंदू के वोट का महत्व बताना जरूरी है, जो योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। लेकिन कन्नौज में कैसे गैप फिल करेंगे अखिलेश बाबू? देखिए मुश्किल है, चूंकि अखिलेश यादव के साथ ये सोच उनकी ये है कि 24 का जो चुनाव था वो अभी लंबा चलेगा। 24 का चुनाव जो है वो एक एक्सेप्शन था, ये दिख चुका है उसके बाद से। वैसी स्थिति में ये वो मान के चल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जब तक पीडीए की बात करते हैं, बताइए सबसे ज्यादा गैर यादव पिछड़ों को यूपी में, चाहे आप जिलाध्यक्ष संगठन में हो, चाहे वो एमएलए की बात हो, चाहे मंत्री की बात हो, बीजेपी तो सबसे ज्यादा गैर यादव पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कर रही है हर तरीके से। तो पीडीए में डी जो है वो तो एक बड़ा संख्या मायावती के साथ रहेगा, कितनी भी कम हो जाए। बाकी दलित जो है वो अपने अपने हिसाब से तय करेंगे, बीजेपी को बड़ा मिलेगा। गैर यादव पिछड़ा बीजेपी के साथ आना शुरू हो चुका है, पहले से भी वोट देता है, तभी तो पार्टी जो है वहां पे इतनी बड़ी बहुमत ला रही है। निषाद भी है, सब उन्होंने जोड़ के रखा है। केशव प्रसाद मौर्य है, तो मौर्य कुशवाहा सब है। वैसी स्थिति में संजय निषाद है, सब लोग है। वैसी स्थिति में कन्नौज में कौन है आपके साथ? ठाकुर समुदाय है। एक बार हमें याद है 2012 में लोगों ने कहा एटीएम की सरकार बनेगी, अहिर ठाकुर मुस्लिम की। अब वो उसमें एटीएम से टी तो चला गया, एम जो है अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाए नहीं जाए। वैसे ही भी हताशा की स्थिति है, वो वैसी जैसे लोग दावेदार भी आएंगे। तो ये चुनौती की बात वो कह रहे हैं, वो 24 के आधार पे 24 का चुनाव एक अपवाद था। कोर वोटर्स ने बीजेपी को संदेश दिया कि साहब थोड़ा जमीन पे भी देखिए। उसको ये मान लेना कि उसका लाभ सपा को मिलेगा, ऐसी कोई स्थिति दिख नहीं रही। लेकिन चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक वैसे ही जैसे पंजाब में निकाय चुनाव इंटरेस्टिंग रहा। नतीजे आ गए हैं। निकाय चुनाव में इस बार जमकर झाड़ू चली है। 1977 यानी कि 1977 वार्डों में चुनाव हुए और इसमें से 954 वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। कांग्रेस पार्टी 393 वार्ड जीतकर दूसरे नंबर पर रही, तीसरे नंबर पर निर्दलीय, चौथे नंबर पर अकाली और 5वें नंबर पर कहीं जाकर बीजेपी का नंबर आया। अगर नगर निगमों की बात करें तो 8 में से 6 नगर निगम में आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 पठानकोट और कपूरथला में ही जीत पाई है। निकाय चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी का जोश हाई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष और पार्टी को छोड़कर जाने वाले नेताओं पर तंज कसा।
और कहा कि 2 से 4 कमजोर तिनके के निकल जाने पर भी झाड़ू झाड़ू ही रहता है। कमजोर तिनका आप समझ ही गए होंगे बात किसकी हो रही है। देखिए, ये अगर अपवाद नहीं हो तो निकाय चुनाव में जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो चुनाव जीतती है। ये सब जगह हम लोग देखते हैं। एक आध अपवाद होते हैं, जैसे केरल में कांग्रेस पार्टी जीत गई थी, लेफ्ट की सरकार रहते और फिर वहां बदलाव हुआ। जीतने गुजरात में कांग्रेस बीजेपी कैसे जीती है? आप 80% से ज्यादा सीटें बीजेपी जीती है वहां। तेलंगाना में कांग्रेस 70-80% सीट जीती। तो उस नाते तो अभी भी 50% जीत पाई है निकाय चुनाव में भी आम आदमी पार्टी। तो एक चुनौती तो आम आदमी पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी 5वें स्थान पर है निर्दलीय और कांग्रेस के बाद भी, ये जरूर हैरान करने वाली बात है। लेकिन बीजेपी जो तैयारी कर रही है वहां, वो आम आदमी पार्टी के लिए भी चिंता की बात है। बीजेपी ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है और वो केवल सिंह ढिल्लों को वहां बनाया गया है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते हैं। और ये बड़ा सोचा समझा प्लान है। मीनाक्षी जी, आप वहां हिंदू अध्यक्ष थे सुनील जाखड़, हिंदू हटा करके जाट सिख को अध्यक्ष बनाना बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है। कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का यकीन है कि अगली बार हिंदू वोट उसकी तरफ आएगा। अब सवाल है कि जिसको ये तिनका कह रहे हैं, क्या राघव चड्ढा चेहरा हो सकते हैं वहां? भारतीय जनता पार्टी क्या राघव चड्ढा को आगे करेगी? क्योंकि एक हिंदू फेस आगे करना होगा। और एक झाड़ू की प्रवृत्ति होती है आपके घर में भी, हमारे घर में भी हम लोग देखते हैं। जब उसमें से तिनके निकलने शुरू हो जाते हैं, झाड़ू भी आउट हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है उसकी, वो ढीला पड़ जाता है उसकी, और वो फिर निकल के बिखरने में उसको ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अभी आप निकाय चुनाव और जो लोग कहते हैं कि सेमीफाइनल है, झाड़ू रिन्यू नहीं होता है, नहीं होता है ना, वो तो निकल के बिखरने ही लगता है। ठीक बात है। तो ये जो कह रहे हैं, और दूसरा क्या, सेमीफाइनल जैसी चीज कोई नहीं होती है। एक तो अपने आप में ये जो प्रतीक है हमको गलत लगता है, क्योंकि सेमीफाइनल में हारने वाला तो बाहर हो जाता है ना चुनाव से। यहाँ तो सेमीफाइनल में हारने वाला फाइनल खेलता भी है, कई बार जीत भी जाता है। कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसका दबदबा ज्यादा होता है, उसके जीतने की संभावना भी ज्यादा होती है। तो ऐसा कोई बहुत तीर मारने वाला काम नहीं कर दिया आम आदमी पार्टी ने। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तंज जरूर कसा। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब सत्ताधारी पार्टी नगर निगम चुनाव में 1000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। उन्होंने 2015-2021 के आंकड़े शेयर करते हुए ये बात लिखी, जिसमें 2015 में अकाली दल ने 1060 सीटें जीती थी। 2021 में कांग्रेस पार्टी ने 1432 सीटें जीती थी। ये तो आईना दिखाने वाला काम हुआ। बात बिहार की कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनका सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी हुआ है। सम्राट सरकार की ओर से जारी नोटिस में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। सम्राट चौधरी सरकार ने राबड़ी देवी वाले बंगले को मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया है। दलित नेता नंद किशोर राम सम्राट चौधरी के खास माने जाते हैं। इन दिनों वो सरकार में डेयरी और मत्स्य पालन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से पहले भी राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन तब राबड़ी देवी ने यह बंगला खाली नहीं किया और अब एक बार फिर उन्हें 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने का नोटिस जारी हुआ। नीतीश कुमार की सरकार ने राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड पर एक नया बंगला आवंटित किया था, लेकिन अभी तक राबड़ी देवी का परिवार उसमें शिफ्ट नहीं हुआ। अब बिहार भवन निर्माण विभाग की ओर से जल्द बंगला खाली करने का आदेश दिया गया, तो इसे एक पॉलिटिकल मसला बना दिया गया। सज्जन जी, कल से देख रही हूँ शक्ति यादव से लेकर तमाम नेता जो हैं इस बात को लेकर विचलित हो रहे हैं कि राबड़ी देवी को कैसे कह दिया बंगला खाली करने के लिए। अरे बंगला का आवंटित भी तो किया गया है। आवंटित ही नहीं, ये पूरी एक मानसिकता अजीब सी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी एक बंगले में जहां रह जाते हैं उसको अपनी एक खानदानी जागीर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो हमारा परमानेंट एड्रेस है, यहाँ से सब कुछ हमारी एक पहचान है, ये कैसे बदल जाएगा। उनको ये लोकतांत्रिक मानसिकता का बिल्कुल उल्टा स्वरूप है ये, कि जब आपको कहा गया कि आप खाली करें पहले से, तो बार बार उसको रेसिस्ट करना, और जब आपको नोटिस दे दिया जाए तो ये कहना कि हमारे ऊपर ज्यादती हो रही है। ये दिखाता है कि आप एक सरकारी और जो जनता के द्वारा मैंडेट दिया गया एक कालखंड के लिए, उसके बजाय आप एक परमानेंट अपने आप को उसके अधिकृत मानती है। और ये केवल बिहार के राबड़ी देवी की नहीं है। आप देखिए कि बहुत जगह ऐसा हुआ है कि जब किसी बंगले में लोग रह जाते हैं, मैं नाम नहीं, दिल्ली में ही एक एड्रेस है, ठीक है, जनपथ रोड पे, मतलब उसको ऐसे बना दिया कि उसको बचाने के लिए लोकसभा छोड़ के आप राज्यसभा से चुनाव लड़ जाए, केवल वो एड्रेस बचा रहना चाहिए, वो पता बचाना रहे। हाँ, उसमें राजनीतिक तलखी होती है, प्रतिद्वंदी भी होती है, लेकिन ये मानसिकता टूटना चाहिए। आपका खत्म हुआ तो नैतिकता ये कहता है कि आप उसको खत्म कर दें। सर, कहाँ राजनीति और नैतिकता को आप एक तरह से नहीं, उसका एक है, जब चंद्रशेखर वो गुड़गांव वाले आश्रम में जब किसानों से लोअर कोर्ट से हारे, तो उन्हें कई लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए कि हाई कोर्ट में इसको अपील कर दीजिए।
बताते हैं कि उन्होंने कहा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते अगर मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा तो मैं ये संदेश दे रहा हूं कि मुझे न्यायपालिका में यकीन नहीं है। भाई हमने एक वैधता दी, लोअर कोर्ट से हार गए, तो ऐसे मिसाल है भी फिर नहीं। आपने राबड़ी देवी के सामने जो उपमा दी है वो बहुत बड़ी उपमा है। सही बात है, लेकिन दमदार दफ में आज हम इसी नोट पर इस चर्चा को खत्म करते हैं।